प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 से 7 बजे तक विविध भारती पर और रात 8:15 बजे से 8:45 बजे तक मीडियम वेव पर। भारत विकास डायरी में जानिए आपके और प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा और सुनिए आम और खास लोगों से बातचीत, साथ में ढेर सारी जानकारी। तो सुनते रहिए भारत विकास डायरी। भारत विकास डायरी। प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आज हम बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र नर्मदापुरम की। लोकसभा क्षेत्र नर्मदापुरम के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तनुज तिवारी। आइए सुनते हैं उन्हीं के स्वर में नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र की विकास गाथा। भारत विकास डायरी। नर्मदा नदी के बहाव के साथ फैला नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र न सिर्फ खेती किसानी के लिए वरदान है बल्कि राजनीति के लिए भी काफी मायने रखता है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ गली कूचों और राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक हलचलें तेज हो चली है, तो वहीं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने जिला प्रशासन ने भी आवश्यक तैयारियां और कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नर्मदापुरम के संसदीय इतिहास पर गौर करें तो यहाँ संसदीय इतिहास की शुरुआत 1957 से हुई, जब पहली बार कांग्रेस के मगनलाल बांगड़ी सांसद बने। लेकिन 1962 में हुए उपचुनाव में यहाँ की जनता ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हरि विष्णु कामत को चुन लिया। सिविल सेवा अधिकारी रह चुके कामत की विद्वता से प्रभावित होकर स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें संविधान सभा के लिए चुना था। यहाँ की मिट्टी से शरद यादव और रामेश्वर नीखरा जैसे कई नेता निकले, जिन्होंने न केवल प्रदेश की बल्कि देश की राजनीति में अपनी पहचान कायम की। बाबुओं और बाबाओं के शहर कहे जाने वाले नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र के वर्ष 1998 की यदि हम बात करें तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के प्रचार के लिए अनोखा तरीका अपनाया गया। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने हेलीकॉप्टर से पर्चे गिराए गए। हेलीकॉप्टर देखना उस समय लोगों के लिए कौतूहल का विषय था। बहरहाल अर्जुन सिंह के मुकाबले खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सरताज सिंह के पास जीप ही प्रचार का एक बड़ा साधन था। उनकी पुरानी जीप की आवाज दबी हुई जरूर थी, लेकिन जब परिणाम आया तो सभी भौचक्के रह गए और जनता ने अर्जुन सिंह के बजाय सरताज सिंह के सिर पर ताज रखा। इसी प्रकार नरसिंहपुर से ठाकुर निरंजन सिंह जैसे नेता भी निकले, जो पहली विधानसभा सीपी बरार की विधानसभा में पंडित रविशंकर शुक्ल के सामने विपक्ष के नेता रहे और बाद में 2 बार राज्यसभा सदस्य भी। होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र की एक बड़ी विशेषता यह भी रही है कि यहाँ का वोट बैंक कभी जातीय आधार पर नहीं बटा। रामेश्वर नीखरा यहाँ से वर्ष 1980 और 84 में जीते। इसी तरह पूरे इलाके में सिख बाहुल एक वार्ड तक नहीं होने के बावजूद सरताज सिंह यहाँ लगातार 4 बार चुनाव जीते। वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। वहीं जैन परिवार कम होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने कांग्रेस के राजकुमार पटेल को बड़े अंतर से हराया। जाहिर है नर्मदापुरम संसदीय सीट पर जातिगत मुद्दा कभी हावी नहीं रहा। इधर भाजपा का गढ़ बनने के बाद वर्ष 2009 में जब भाजपा ने उदयपुरा के रामपाल सिंह को मैदान में उतारा तो जनता ने कांग्रेस से सांसद के रूप में इसी क्षेत्र के निवासी राव उदय प्रताप सिंह को चुना। बाद में राव उदय प्रताप सिंह भाजपा में शामिल हुए और पिछले 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 19 में लगातार जीत हासिल की। इधर नर्मदापुरम विधानसभा चुनाव के बाद जिला प्रशासन 100% सुरक्षित लोकसभा चुनाव संपन्न कराने की तैयारी में जुट गया है। इस बारे में एडीएम डीके सिंह ने बताया सभा कॉन्स्टिट्यूंसी 17 होशंगाबाद, इसमें लोकसभा के चुनाव की तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। नर्मदापुरम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 4 विधानसभा नर्मदापुरम जिले की, 3 विधानसभाएं नरसिंहपुर जिले की और 1 विधानसभा रायसेन की इसमें आती है। इसके अंतर्गत 1187 मतदान केंद्र होशंगाबाद के हैं। ये सभी मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग एफएलसी कंप्लीट हो चुकी है। नोडल ऑफिसर जितने अभी होते हैं उनका चयन हो चुका है, उनको दायित्वों को सौंपा जा चुका है, उनके लिए मीटिंग ली जा चुकी है। सेक्टर ऑफिसर्स 143 पूरे जिले के लिए उनकी नियुक्ति की जा चुकी है, उनकी बैठक ली जा चुकी है। अब अपने फील्ड पे अपना अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। प्राथमिक तौर पर अभी यही है, तैयारी है। जैसे ही अभी आगे की
घोषणाएं होंगी उसके आगे हम लोग काम करेंगे। फिलहाल नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र के राजनीतिक दलों में अपनी अपनी टिकट की दावेदारी तय करने जोर आजमाइश शुरू हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जब हमने आमजनों से राय शुमारी की तो सभी ने मौजूदा केंद्र सरकार की कार्य प्रणाली को जनहितैषी बताते हुए देश में ऐसी ही सशक्त सरकार की आवश्यकता पर बल दिया। जब हमने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर हितग्राहियों से बात की तो उन्होंने भी बेझिझक कहा कि रोटी, गैस, स्वास्थ्य जैसी जरूरतें पूरी हो रही है, वहीं मकान का सपना भी साकार हुआ है। मेरा नाम डॉली है, मैं इटारसी की रहने वाली हूँ और मैं नर्मदापुरम जिले से हूँ। और ये जो उज्ज्वला योजना सरकार के द्वारा बनाई गई है, ये बहुत अच्छी योजना है जिससे काफी महिलाओं को बहुत सहायता मिली है। पहले हम लोग चूल्हे वगैरह, सिगड़ी वगैरह, गैस स्टोव का सहारा लेके खाना बनाते थे, जिसमें हम लोग को बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन इस योजना के तहत जो गैस चूल्हा हम लोग को प्राप्त कराया गया है सरकार के द्वारा से, तो उससे हम लोगों को काफी राहत हुई है, समय की बचत हुई है और खाना भी बहुत जल्दी बच जाता है। बहुत सारी चीजों का मतलब हमें आसानी हुई है। तो ये योजना आई है जिससे महिलाओं को तो सहायता मिली ही मिली है कि सरकार ने हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छी ये योजना निकाली है, जिससे हम लोगों की बचत भी हुई है और हम लोग को लाभ भी बहुत हुआ है। धन्यवाद। पिपरिया से जिला होशंगाबाद नर्मदापुरम से बोल रहा हूँ। मेरा नाम ब्रजेश नागवंशी है। मुझे आयुष्मान कार्ड से 30,000 रूपए प्राप्त हुए थे कोविड के दौरान, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मैं सितारा बोल रही हूँ नर्मदापुरम से। मुझे ना आवास योजना का लाभ मिला है और मुझे आयुष्मान कार्ड से भी मुफ्त इलाज 5 लाख तक का मिला है और मुझे हर महीने फ्री गल्ला भी मिलता है। मैं मोदी जी की बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हम गरीबों के लिए इतना कुछ किया है। बहरहाल आगामी लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने में बस अब कुछ ही दिन शेष है। हमने वर्तमान सांसद राव उदय प्रताप सिंह से बात की। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में भारत का मान भी बढ़ा है और भारत के प्रति भरोसा भी जागा है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश के आंतरिक मामलों में और देश की विदेश नीति के मामले में जो इनिशिएट किया है, उसको देश के अंदर ही और देश के बाहर भी लोगों द्वारा काफी सराहा गया है। भारत में गरीबों के लिए गरीबी उन्मूलन को लेकर पहले केवल बातें हुई, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी ने इस देश का नेतृत्व शुरू किया है, तब से लगातार गरीबों के उत्थान के लिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उनकी पेंशन स्कीम्स हो, चाहे हमारे इंश्योरेंस की स्कीम्स हो, जिसमें उनके दुर्घटना और सामान्य मृत्यु पर भी बहुत कम प्रीमियम पर उन्हें लाभ मिलता है। उज्ज्वला गैस एक बड़ा क्रांतिकारी निर्णय इस देश में था। तो पहली सरकारें साल में कितने सिलेंडर दें इस बात की चिंता करती थी और मोदी जी ने करोड़ों की संख्या में मुफ्त में गरीब वर्ग को सिलेंडर उज्ज्वला गैस के माध्यम से देने का काम किया। ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था। सड़कों के मामले में हो, हमारी जो आंतरिक मुद्दे थे जो बरसों से चल रहे थे, उनको बहुत व्यवस्थित तरीके से उनका निराकरण किया है। चाहे धारा 370 हो, 35A हो, ट्रिपल तलाक हो, महिलाओं का आरक्षण हो, ये मुद्दे ऐसे थे जिसमें लोगों को लगता था कि ये मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस व्यवस्थित तरीके से और एक पूरे प्रभावी तरीके से इनका क्रियान्वयन कराया, वह बहुत ही सुखद था और देश के लोगों ने इसको बहुत उनके इस निर्णय का मान भी किया है। और मुझे लगता है कि आगामी समय स्वाभाविक रूप से भारत का है। देश के अंदर की तरक्की का, विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ने का हमारा मार्ग दूसरे पूरी दुनिया में जो हमारी कल्पना है कि भारत सिरमौर बने दुनिया का, उसकी तरफ भी हम सने सने बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस समय भारत हमारी इकोनॉमी में दुनिया की शीर्ष क्रम में होगा। इस बात के लिए पूरे देश में लोग, प्रदेश की सरकारें हैं, स्थानीय नेतृत्व है, सब माननीय प्रधानमंत्री जी के कंधे से कंधा मिलाकर उसी विजन को सामने रखकर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है आगामी चुनाव इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूरा भारतवर्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके पीछे खड़ा है। और ये चुनाव, इसमें विपक्ष कोई नहीं है। इसमें हमारा चुनाव जो है, ये भारत को प्रगतिशील रास्ते पर बढ़ाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का जो भरोसा है, उसको और मजबूती और ताकत देने का चुनाव है। दुनिया में जो भारत का मान बढ़ा है, हमारी एक रेपुटेशन बनी है एक ईमानदार मुल्क की, उसको और प्रभावी और यशस्वी करने का चुनाव है। तो मुझे लगता है कि लोग अच्छे मन थे, हम लोग जमीन पर देखते हैं
बहुत अच्छे मन से मोदी जी के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा का भाव है और यही एक निर्णायक चीज है इस देश में जो मोदी जी को आगे आने वाले समय में फिर एक बार देश के प्रभावी नेतृत्व के लिए उनको आशीर्वाद देने वाली। वहीं जब सांसद से नर्मदा नदी में मिलने वाले गंदे पानी, किसानों की और अन्य स्थानीय समस्याओं के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार काम हुआ। मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिया है। हमारे यहाँ जो सीवेज का पानी नर्मदा जी में जाता था उसकी शुद्धि के लिए 100 करोड़ से बड़ा एक प्रोजेक्ट वहां पर दिया है। उसका काम लगभग पूरा होने की स्थिति में है। नहरों की लाइनिंग का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही पूरा हुआ है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है। और हमारा जो नदी जोड़ो का एक बड़ा सपना था देश में, उसकी शुरुआत हुई है। और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में जब आपस में भी नदियां जोड़ना चालू होंगी, तब चूंकि नर्मदा के किनारे अनेक नदियां हैं, दूधी है, शक्कर है, हिरण है, ये नदियां मिलती हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र में 3 जिलों की 8 विधानसभा क्षेत्रों को समाहित किया गया है, जिनमें नर्मदापुरम, सिवनी मालवा, सोहागपुर, पिपरिया, गाडरवारा, नरसिंहपुर, तेंदुपड़ा और उदयपुरा कुल 8 विधानसभाएं शामिल हैं, जहां कुल मतदाताओं की संख्या 17,88,556 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,23,854 और महिला मतदाता 8,64,650 है। वहीं थर्ड जेंडर 52 है। बहरहाल खूबसूरत और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर नर्मदा नदी तट किनारे बसा प्राचीन नर्मदापुरम इस्लामी आक्रामकता के बाद होशंगाबाद हो गया। मालवा के दूसरे राजा सुल्तान हुसैन शाह गौरी ने 15वीं शताब्दी में होशंगाबाद को बसाया था। सुल्तान के नाम पर ही इस शहर का नाम पड़ा। 2 साल पहले फरवरी 2022 में वापस इसका प्राचीन नाम नर्मदापुरम किया गया। यहाँ का प्रसिद्ध सेठानी घाट नर्मदा तट का सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक घाट माना जाता है, जहाँ प्रमुख त्योहारों, पर्वों और अमावस पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु पुण्य सलीला नर्मदा का दर्शन और स्नान करने पहुँचते हैं। प्रदेश का एकमात्र और नर्मदापुरम का हिल स्टेशन पचमढ़ी पर्यटकों की पहली पसंद होता है। यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। यहाँ के वन्य प्राणी और अन्य प्राकृतिक छटाएं, पहाड़ियां आदि यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। नर्मदापुरम सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए इस जिले के अधिकांश भाग में पहाड़ियां मौजूद है। यहाँ के घने जंगलों में अनेक प्रकार के वन्य जीव हैं, जो एक प्रकार से पर्यटन आकर्षण का कार्य करते हैं। जीवनदायिनी नर्मदा का प्रवाह यहाँ की अधिकांश भूमि को सबसे सिंचित जिला बनाता है। नर्मदापुरम जिले में अनेक प्राकृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान है। बाघों के संरक्षण के लिए सतपुड़ा नेशनल पार्क सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। जाहिर है यह स्थान टाइगर के लिए रिजर्व किया गया है। यह लगभग 2200 किलोमीटर में फैला है। इस विशाल अभ्यारण्य को 3 भागों में बांटा गया है। वहीं नर्मदापुरम से 7 किलोमीटर पहले नर्मदा और तवा नदी का संगम स्थल बांद्राभान है। तवा नदी सतपुड़ा के पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर बांद्राभान नामक स्थान पर नर्मदा में जा मिलती है। इस संगम स्थान पर एक प्राचीन मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष मेला लगता है। नर्मदापुरम में प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक आदमगढ़ की पहाड़ियां हैं। यहाँ की पहाड़ियों में बनी गुफाओं में प्राचीन शैल चित्र मिलते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि शैल चित्र आदि मानव द्वारा निर्मित है। यहाँ उनके द्वारा बनाई गई हिरण, शेर, सुअर के अलावा मानव के नृत्य और शिकार करते हुए की पेंटिंग्स देखी जा सकती है। हजारों साल से खुले आसमान के नीचे रहने के बाद भी ये पेंटिंग्स अभी भी जस की तस है। जहाँ इस क्षेत्र में आज भी एक प्राचीन गुरुकुल है, वहीं इस क्षेत्र में रुपये छापने वाला कागज का कारखाना भी है। बहरहाल लोकसभा चुनाव के रंग में रंगने लगे नर्मदापुरम क्षेत्र में चुनावी बयार तेजी से बहने लगी है। अब बस इंतजार है तो वोटिंग और इसके बाद आने वाले चुनावी नतीजों का। आकाशवाणी समाचार के लिए नर्मदापुरम से तनुज तिवारी। भारत विकास डायरी। कार्यक्रम के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कल हम बताएंगे 2 लोकसभा क्षेत्र की विकास गाथा के बारे में। तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम भारत विकास डायरी। भारत विकास डायरी।
प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी। सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक विविध भारती पर और रात 8:15 बजे से 8:45 बजे तक मीडियम वेव पर। भारत विकास डायरी में जानिए आपके और प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा और सुनिए आप और खास लोगों से बातचीत, साथ में ढेर सारी जानकारी। तो सुनते रहिए भारत विकास डायरी। भारत विकास डायरी। प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आज हम बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र नर्मदापुरम की। लोकसभा क्षेत्र नर्मदापुरम के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तनुज तिवारी। आइए सुनते हैं उन्हीं के स्वर में नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र की विकास गाथा। भारत विकास डायरी। नर्मदा नदी के बहाव के साथ फैला नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र न सिर्फ खेती किसानी के लिए वरदान है बल्कि राजनीति के लिए भी काफी मायने रखता है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ गली कूचों और राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक हलचलें तेज हो चली है, तो वहीं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने जिला प्रशासन ने भी आवश्यक तैयारियां और कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नर्मदापुरम के संसदीय इतिहास पर गौर करें तो यहाँ संसदीय इतिहास की शुरुआत 1957 से हुई, जब पहली बार कांग्रेस के मगनलाल बांगड़ी सांसद बने। लेकिन 1962 में हुए उपचुनाव में यहाँ की जनता ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हरि विष्णु कामत को चुन लिया। सिविल सेवा अधिकारी रह चुके कामत की विद्वता से प्रभावित होकर स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें संविधान सभा के लिए चुना था। यहाँ की मिट्टी से शरद यादव और रामेश्वर नीखरा जैसे कई नेता निकले, जिन्होंने न केवल प्रदेश की बल्कि देश की राजनीति में अपनी पहचान कायम की। बाबुओं और बाबाओं के शहर कहे जाने वाले नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र के वर्ष 1998 की यदि हम बात करें तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के प्रचार के लिए अनोखा तरीका अपनाया गया। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने हेलीकॉप्टर से पर्चे गिराए गए। हेलीकॉप्टर देखना उस समय लोगों के लिए कौतूहल का विषय था। बहरहाल अर्जुन सिंह के मुकाबले खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सरताज सिंह के पास जीप ही प्रचार का एक बड़ा साधन था। उनकी पुरानी जीप की आवाज दबी हुई जरूर थी, लेकिन जब परिणाम आया तो सभी भौचक्के रह गए और जनता ने अर्जुन सिंह के बजाय सरताज सिंह के सिर पर ताज रखा। इसी प्रकार नरसिंहपुर से ठाकुर निरंजन सिंह जैसे नेता भी निकले, जो पहली विधानसभा सीपी बरार की विधानसभा में पंडित रविशंकर शुक्ल के सामने विपक्ष के नेता रहे और बाद में 2 बार राज्यसभा सदस्य भी। होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र की एक बड़ी विशेषता यह भी रही है कि यहाँ का वोट बैंक कभी जातीय आधार पर नहीं बटा। रामेश्वर नीखरा यहाँ से वर्ष 1980 और 84 में जीते। इसी तरह पूरे इलाके में सिख बाहुल एक वार्ड तक नहीं होने के बावजूद सरताज सिंह यहाँ लगातार 4 बार चुनाव जीते। वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। वहीं जैन परिवार कम होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने कांग्रेस के राजकुमार पटेल को बड़े अंतर से हराया। जाहिर है नर्मदापुरम संसदीय सीट पर जातिगत मुद्दा कभी हावी नहीं रहा। इधर भाजपा का गढ़ बनने के बाद वर्ष 2009 में जब भाजपा ने उदयपुरा के रामपाल सिंह को मैदान में उतारा तो जनता ने कांग्रेस से सांसद के रूप में इसी क्षेत्र के निवासी राव उदय प्रताप सिंह को चुना। बाद में राव उदय प्रताप सिंह भाजपा में शामिल हुए और पिछले 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 19 में लगातार जीत हासिल की। इधर नर्मदापुरम विधानसभा चुनाव के बाद जिला प्रशासन 100% सुरक्षित लोकसभा चुनाव संपन्न कराने की तैयारी में जुट गया है। इस बारे में एडीएम डीके सिंह ने बताया सभा कॉन्स्टिट्यूंसी 17 होशंगाबाद, इसमें लोकसभा के चुनाव की तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। नर्मदापुरम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 4 विधानसभा नर्मदापुरम जिले की, 3 विधानसभाएं नरसिंहपुर जिले की और 1 विधानसभा रायसेन की इसमें आती है। इसके अंतर्गत 1187 मतदान केंद्र होशंगाबाद के हैं। इन सभी मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग एफएलसी कंप्लीट हो चुकी है। नोडल ऑफिसर जितने अभी होते हैं उनका चयन हो चुका है, उनको दायित्वों को सौंपा जा चुका है, उनके लिए मीटिंग ली जा चुकी है। सेक्टर ऑफिसर्स 143 पूरे जिले के लिए उनकी नियुक्ति की जा चुकी है, उनकी बैठक ली जा चुकी है। अब अपने फील्ड पे अपना अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। प्राथमिक तौर पर अभी यही है, तैयारी है। जैसे ही अभी आगे की
घोषणाएं होंगी उसके आगे हम लोग काम करेंगे। फिलहाल नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र के राजनीतिक दलों में अपनी अपनी टिकट की दावेदारी तय करने जोर आजमाइश शुरू हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जब हमने आमजनों से राय शुमारी की तो सभी ने मौजूदा केंद्र सरकार की कार्य प्रणाली को जनहितैषी बताते हुए देश में ऐसी ही सशक्त सरकार की आवश्यकता पर बल दिया। जब हमने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर हितग्राहियों से बात की तो उन्होंने भी बेझिझक कहा कि रोटी, गैस, स्वास्थ्य जैसी जरूरतें पूरी हो रही है, वही मकान का सपना भी साकार हुआ है। मेरा नाम डॉली है, मैं इटारसी की रहने वाली हूँ और मैं नर्मदापुरम जिले से हूँ। और ये जो उज्ज्वला योजना सरकार के द्वारा बनाई गई है, ये बहुत अच्छी योजना है जिससे काफी महिलाओं को बहुत सहायता मिली है। पहले हम लोग चूल्हे वगैरह, सिगड़ी वगैरह, गैस स्टोव का सहारा लेके खाना बनाते थे, जिसमें हम लोग को बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन इस योजना के तहत जो गैस चूल्हा हम लोग को प्राप्त कराया गया है सरकार के द्वारा से, तो उससे हम लोगों को काफी राहत हुई है, समय की बचत हुई है और खाना भी बहुत जल्दी बच जाता है। बहुत सारी चीजों का मतलब हमें आसानी हुई है। तो ये योजना आई है जिससे महिलाओं को तो सहायता मिली ही मिली है कि सरकार ने हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छी ये योजना निकाली है, जिससे हम लोगों की बचत भी हुई है और हम लोग को लाभ भी बहुत हुआ है। धन्यवाद। पिपरिया से, जिला होशंगाबाद, नर्मदापुरम से बोल रहा हूँ। मेरा नाम ब्रजेश नागवंशी है। मुझे आयुष्मान कार्ड से 30,000 रुपए प्राप्त हुए थे कोविड के दौरान, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मैं सितारा बोल रही हूँ नर्मदापुरम से। मुझे ना आवास योजना का लाभ मिला है और मुझे आयुष्मान कार्ड से भी मुफ्त इलाज 5 लाख तक का मिला है और मुझे हर महीने फ्री गल्ला भी मिलता है। मैं मोदी जी की बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्होंने हम गरीबों के लिए इतना कुछ किया है। बहरहाल आगामी लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने में बस अब कुछ ही दिन शेष है। हमने वर्तमान सांसद राव उदय प्रताप सिंह से बात की। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में भारत का मान भी बढ़ा है और भारत के प्रति भरोसा भी जागा है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश के आंतरिक मामलों में और देश की विदेश नीति के मामले में जो इनिशिएट किया है, उसको देश के अंदर ही और देश के बाहर भी लोगों द्वारा काफी सराहा गया है। भारत में गरीबों के लिए गरीबी उन्मूलन को लेकर पहले केवल बातें हुई, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी ने इस देश का नेतृत्व शुरू किया है, तब से लगातार गरीबों के उत्थान के लिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उनकी पेंशन स्कीम्स हो, चाहे हमारे इंश्योरेंस की स्कीम्स हो, जिसमें उनके दुर्घटना और सामान्य मृत्यु पर भी बहुत कम प्रीमियम पर उन्हें लाभ मिलता है। उज्ज्वला गैस एक बड़ा क्रांतिकारी निर्णय इस देश में था। तो पहली सरकारें साल में कितने सिलेंडर दें इस बात की चिंता करती थी और मोदी जी ने करोड़ों की संख्या में मुफ्त में गरीब वर्ग को सिलेंडर उज्ज्वला गैस के माध्यम से देने का काम किया। ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था। सड़कों के मामले में हो, हमारी जो आंतरिक मुद्दे थे जो बरसों से चल रहे थे, उनको बहुत व्यवस्थित तरीके से उनका निराकरण किया है। चाहे धारा 370 हो, 35A हो, ट्रिपल तलाक हो, महिलाओं का आरक्षण हो, ये मुद्दे ऐसे थे जिसमें लोगों को लगता था कि ये मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस व्यवस्थित तरीके से और एक पूरे प्रभावी तरीके से इनका क्रियान्वयन कराया, वह बहुत ही सुखद था और देश के लोगों ने इसको बहुत उनके इस निर्णय का मान भी किया है। और मुझे लगता है कि आगामी समय स्वाभाविक रूप से भारत का है। देश के अंदर की तरक्की का, विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ने का हमारा मार्ग दूसरे पूरी दुनिया में जो हमारी कल्पना है कि भारत सिरमौर बने दुनिया का, उसकी तरफ भी हम सने सने बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस समय भारत हमारी इकोनॉमी में दुनिया की शीर्ष क्रम में होगा। इस बात के लिए पूरे देश में लोग, प्रदेश की सरकारें हैं, स्थानीय नेतृत्व हैं, सब माननीय प्रधानमंत्री जी के कंधे से कंधा मिलाकर उसी विजन को सामने रखकर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है आगामी चुनाव इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूरा भारतवर्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके पीछे खड़ा है। और ये चुनाव, इसमें विपक्ष कोई नहीं है। इसमें हमारा चुनाव जो है, ये भारत को प्रगतिशील रास्ते पर बढ़ाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का जो भरोसा है, उसको और मजबूती और ताकत देने का चुनाव है। दुनिया में जो भारत का मान बढ़ा है, हमारी एक रेपुटेशन बनी है एक ईमानदार मुल्क की, उसको और प्रभावी और यशस्वी करने का चुनाव है। तो मुझे लगता है कि लोग अच्छे मन से, हम लोग जमीन पर देखते हैं, बहुत अच्छे मन से मोदी जी के प्रति
लोगों के मन में श्रद्धा का भाव है और यही एक निर्णायक चीज है इस देश में, जो मोदी जी को आगे आने वाले समय में फिर एक बार देश के प्रभावी नेतृत्व के लिए उनको आशीर्वाद देने वाली। वहीं जब सांसद से नर्मदा नदी में मिलने वाले गंदे पानी, किसानों की और अन्य स्थानीय समस्याओं के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार काम हुआ। मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिया है। हमारे यहाँ जो सीवेज का पानी नर्मदा जी में जाता था उसकी शुद्धि के लिए 100 करोड़ से बड़ा एक प्रोजेक्ट वहां पर दिया है। उसका काम लगभग पूरा होने की स्थिति में है। नहरों की लाइनिंग का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही पूरा हुआ है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है। और हमारा जो नदी जोड़ो का एक बड़ा सपना था देश में, उसकी शुरुआत हुई है। और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में जब आपस में भी नदियां जोड़ना चालू होंगी, तब चूंकि नर्मदा के किनारे अनेक नदियां हैं, दुधी है, शक्कर है, हिरण है, ये नदियां मिलती हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र में 3 जिलों की 8 विधानसभा क्षेत्रों को समाहित किया गया है, जिनमें नर्मदापुरम, सिवनी मालवा, सोहागपुर, पिपरिया, गाडरवारा, नरसिंहपुर, तेंदुखेड़ा और उदयपुरा कुल 8 विधानसभाएं शामिल हैं, जहां कुल मतदाताओं की संख्या 17,88,556 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,23,854 और महिला मतदाता 8,64,650 है। वहीं थर्ड जेंडर 52 है। बहरहाल खूबसूरत और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर नर्मदा नदी तट किनारे बसा प्राचीन नर्मदापुरम इस्लामी आक्रामकता के बाद होशंगाबाद हो गया। मालवा के दूसरे राजा सुल्तान हुसैन शाह गौरी ने 15वीं शताब्दी में होशंगाबाद को बसाया था। सुल्तान के नाम पर ही इस शहर का नाम पड़ा। 2 साल पहले फरवरी 2022 में वापस इसका प्राचीन नाम नर्मदापुरम किया गया। यहाँ का प्रसिद्ध सेठानी घाट नर्मदा तट का सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक घाट माना जाता है, जहाँ प्रमुख त्योहारों, पर्वों और अमावस पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु पुण्य सलीला नर्मदा का दर्शन और स्नान करने पहुँचते हैं। प्रदेश का एकमात्र और नर्मदापुरम का हिल स्टेशन पचमढ़ी पर्यटकों की पहली पसंद होता है। यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। यहाँ के वन्य प्राणी और अन्य प्राकृतिक छटाएं, पहाड़ियां आदि यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। नर्मदापुरम सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए इस जिले के अधिकांश भाग में पहाड़ियां मौजूद है। यहाँ के घने जंगलों में अनेक प्रकार के वन्य जीव हैं, जो एक प्रकार से पर्यटन आकर्षण का कार्य करते हैं। जीवनदायिनी नर्मदा का प्रवाह यहाँ की अधिकांश भूमि को सबसे सिंचित जिला बनाता है। नर्मदापुरम जिले में अनेक प्राकृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान हैं। बाघों के संरक्षण के लिए सतपुड़ा नेशनल पार्क सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। जाहिर है यह स्थान टाइगर के लिए रिजर्व किया गया है। यह लगभग 2200 किलोमीटर में फैला है। इस विशाल अभ्यारण्य को 3 भागों में बांटा गया है। वहीं नर्मदापुरम से 7 किलोमीटर पहले नर्मदा और तवा नदी का संगम स्थल बांद्राभान है। तवा नदी सतपुड़ा के पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर बांद्राभान नामक स्थान पर नर्मदा में जा मिलती है। इस संगम स्थान पर एक प्राचीन मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष मेला लगता है। नर्मदापुरम में प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक आदमगढ़ की पहाड़ियां हैं। यहाँ की पहाड़ियों में बनी गुफाओं में प्राचीन शैल चित्र मिलते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि शैल चित्र आदि मानव द्वारा निर्मित है। यहाँ उनके द्वारा बनाई गई हिरण, शेर, सुअर के अलावा मानव के नृत्य और शिकार करते हुए की पेंटिंग्स देखी जा सकती है। हजारों साल से खुले आसमान के नीचे रहने के बाद भी ये पेंटिंग्स अभी भी जस की तस है। जहाँ इस क्षेत्र में आज भी एक प्राचीन गुरुकुल है, वहीं इस क्षेत्र में रुपये छापने वाला कागज का कारखाना भी है। बहरहाल लोकसभा चुनाव के रंग में रंगने लगे नर्मदापुरम क्षेत्र में चुनावी बयार तेजी से बहने लगी है। अब बस इंतजार है तो वोटिंग और इसके बाद आने वाले चुनावी नतीजों का। आकाशवाणी समाचार के लिए नर्मदापुरम से तनुज तिवारी। भारत विकास डायरी। कार्यक्रम के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कल हम बताएंगे 2 लोकसभा क्षेत्र की विकास गाथा के बारे में। तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम भारत विकास डायरी। भारत विकास डायरी